सुने, आज का मामला भी थोड़ा गंभीर ही है, पर एक चीज सच्चाई ये भी है, कितना गंभीर होगा जब युद्ध स्थली पर उतर ही गए, जुगल सर के अखाड़े में उतर ही गए, तो अब भाई जिस भी किसी भी सज्जन को लघु शंका गुरु शंका करके आनी है, मेरा दोस्त तो ढक्कन लगा देना है। ठीक है, सुने, आप लोग कॉपी पेन को तो क्या कर दो, विराम दे दो, होगा जो देखा जाएगा। सुने, अपन बात करें एक और टॉपिक की जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। समझना। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज और बहुत क्लियर बोल रहा हूं आपसे, जो भी बच्चा नया बैठा है, आप अच्छे से समझते हो दोस्तों, प्रत्येक बच्चे के लिए नया बैच चलाना संभव ही नहीं है। अगर किसी को लगता है सर संभव है, तो मैं आपको आपको 10 दिन का डायरेक्टर बना देता हूं गूगल सर ऑनलाइन क्लासेस का, आप चला के दिखा दें। क्योंकि वो कहते हैं ना कि यहाँ बैठकर आप बैठे बैठे यूं कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी को ऐसा कर देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को ऐसा कर देना चाहिए, पर एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी के लिए अगर एक दिन अगर 365 दिन का भी होता ना, एक दिन 365 दिन का भी होता ना, तो भी टाइमिंग कम थी दोस्तों, कि उस सीट पर बैठने वाले के पास काम ही इतने होते हैं। ऐसे कैसे मैं कहूं कि हर बच्चे के लिए नया बेस लगाना तो नामुमकिन है। अभी कई कोचिंगों पे क्या होता है कि नया है 4 दिन बाद, वही है। तब मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं शुद्ध गाँव का हूँ, इसलिए एक उदाहरण आप अच्छे से जानते हो। एक खेत में सरसों निकलती है, आज जितनी निकले है वो ट्रॉली में भर के यहीं घर पे आती है, दूसरे दिन जो निकलती है वो भी घर के भर के वापस यहीं आती है, और 8 दिन तक अगर 2 2 4 4 8 8 बोरी निकलती रही तो एंड में 1.5 तो एक ही बनता है। ठीक है, इसलिए जो भी नया बच्चा भी बैठा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो सारा बैच साइकिल में चलेगा। ठीक है, और मैंने मेरी जिंदगी में एक ऐसा बैच भी पढ़ाया है, एक क्या 2 3 बैच ऐसे पढ़ाए हैं जो लगभग 7 8 साल तक चलते ही रहे। क्या 7 8 साल तक चलते रहे? रीजन, जो बच्चा केमिस्ट्री से बैठा है वो घूम कर जब केमिस्ट्री आएगी अपना सिलेबस पूरा कर लेगा। जो फिजिक्स से बैठा है वो फिजिक्स, क्योंकि वो तो यूं ही आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, वो तो साइकिल क्या करती रहेगी, चलती ही रहेगी। तो इस चीज का लोड मतलब सर जो है 8 दिन हो गए 4 दिन हो गए, ये तो बैच पुराना है, नया कहीं भी नहीं मिलता। बल्कि यहाँ आपको एक खुशी और मिलेगी, ये प्योर बैच है काहे का, लोको पायलट का। कल मेरी जब गूगल सर से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि कुछ और पैर पसारें क्या, तो मैं उनसे भी कह रहा था, मैंने कहा सर लोको पायलट में गंगा ना जाएंगे ना, यही बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। तो क्यों? क्योंकि एडमिशन कर लेना ही बहुत कुछ नहीं होता, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास भी करना पड़ता है, अगर आगे दुकान चलानी है तो। समझ गए ना बात को? चलो कोई बात नहीं, मेरे दोस्त पानी वानी पी ले, पानी पी ले, और भी कुछ लाया हो तो ध्यान दे। अम्ल, क्षार और लवण। पहले इसका मैं 2 मिनट का ढांचा जमा देता हूं, जब तक आप आराम से क्या करेंगे, तमाशे देख। दोस्तों, एक शब्द है, उस शब्द का नाम है पीएच, पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए मैं अम्ल, क्षार और लवण में पहला ही जो शब्द लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं पीएच, पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन, यानी बोल लो पावर ऑफ हाइड्रोजन। मैं जवाब ये दे रहा हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाता है। लॉगरिथम एक सीधी सी परिभाषा है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को
पीएच कहते हैं पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, ये तो एक मैंने सीधी सी परिभाषा किसकी दे दी, आपको सीधा सीधा ये याद रखना, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ही उसका क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा, है ना। अब यहाँ मेरी एक बात और सुनना, एक वैज्ञानिक था दोस्तों, उसने एक पैमाना बनाया, उस पैमाने का नाम था पीएच स्केल, पीएच पैमाना। जिस बंदे ने ये पीएच पैमाना बनाया उस बंदे का नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन। इसलिए कभी कोई तुमसे पूछे कि इसकी खोज किसने की थी तो आप ये भी बता देना सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने की थी, इसलिए हम इसको क्या भी कह सकते हैं, सोरेनसन पैमाना। इन सोरेनसन महोदय ने क्या किया वो थोड़ा समझना, बाकी तो मैं आपको मेरी गाड़ी में पड़े हैं 2 लिटमस पेपर के पूरे पूरे बंडल पड़े हैं, किसी दिन दिखा दूंगा आपको ये ऐसे होते हैं। वैसे सुनो, केवल याद रखना, आगे मौका मिलेगा जियोलॉजी में वहां लिखेंगे भी सही कि जो लिटमस पेपर हैं ये लाइकेन के बनाए जाते हैं। क्या, लाइकेन के पौधे से बनाए जाते हैं। और लाइकेन के पौधे के लिए ये एक बात याद रखना, लाइकेन का पौधा पोल्यूशन फ्री पौधा है, मतलब ये जहां उगता है वहां प्रदूषण नहीं रहता, ये वहां उगता है जहां, या यूं बोलूं ये उगता है इसके बाद वहां से प्रदूषण खत्म ही हो जाता है, लाइकेन के पौधे से, उससे बनाए जाते हैं कौन, लिटमस पेपर। कोई बात नहीं, इस पीएच पैमाने में क्या कहा गया वो आप इधर देखें। इसमें कहा गया कि ये है 0, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बात समझना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आ गया 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आ गया 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये पीएच पैमाना कुछ इस तरीके का है जिसमें जो है 14 तक की काउंटिंग चलती है। बात समझना आप लोग। ये मैंने जो बीच में टिक 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 करके जो लाइनें खींची है, ये लाइनें सभी के बीच में है, 2 के बाद भी वही आएगा, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, समझ गए आप लोग। पर मेरे काम वहां की आएगी इसलिए मैंने वहीं खींची। अब मैं जो कह रहा हूं उसे दोबारा समझना। अगर किसी का पीएच मान यहां से लेकर यहां तक है, आप समझना 6.9 तक, तो अगर 6.9 तक अगर किसी का पीएच मान है, मतलब किसी का पीएच मान 6.9 से कम है, तो आप समझना वो सब एसिडिक होंगे, अम्ल होंगे। जब आगे जियोलॉजी पढ़ाऊंगा ये टॉपिक बहुत ही काम आएगा, मैं वहां कहूंगा हमारी लार का पीएच मान 6.5 से 6.8 है, इसका मतलब आप फटाक से समझ लेना कि अम्लीय है। पर मैं ये भी कहूंगा कि कुत्ते की लार का पीएच मान 7.5 है, इसका मतलब आप ये भी समझ लेना कि ये क्षार है। अब काम की बात सुनना, बड़ा मजा आएगा। आगे मैं ये कहूंगा कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। बात समझना आप लोग, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। मैंने आपसे कहा कि मेरी लार का पीएच मान 6.5 से 6.8 है, इसका मतलब पक्का मेरी लार अम्लीय है। बात को बहुत बारीकी से समझना, अगर दिमाग है तो, नहीं है तो तैयारी करना छोड़ दें या फिर बादाम बादाम खाना शुरू कर दें। सुने, इसका मतलब मेरी लार अम्लीय है। अब मैं जब सुबह उठता हूं तो टूथपेस्ट करता हूं, इससे परीक्षा का प्रश्न ये, टूथपेस्ट की प्रकृति होती है क्षारीय, तभी तो अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाएगा। अब काम की बात सुनना, मैंने क्या कहा, कुत्ते की लार का पीएच मान 7.5 है,
इसका मतलब कुत्ते की लार क्षारीय है, हाँ या ना। अब मान लो आप कुत्ते को भी क्या करवाना चाहते हो, टूथपेस्ट करवाना चाहते हो, इसमें हंसो मत। हाँ, कुत्ते के टूथपेस्ट आती है, तुम्हारी तो फिर भी 60 रुपए की आती है, उसकी तो 835 900 रुपए समथिंग की आती है। इसमें हंसने की क्या बात है? तुम कभी फॉर्च्यूनर में बैठे क्या? कई कुत्ते बैठे देखे कि नहीं देखे? बस तो फिर तुमसे ऊंचे हैं वो, इसमें हंसने की क्या बात है? बात सुने तो वह भी उनके कुत्ते के मुंह से क्या आती होगी, बदबू आती होगी, स्मेल आती होगी। तो कुत्ते को ब्रश करवाते होंगे, टूथपेस्ट करवाते होंगे, तो उसकी टूथपेस्ट की प्रकृति अम्लीय होगी। हाँ, वो घर पे पड़ी है, जिसको मत करा देना नया ब्रश लेके। नहीं, लार अम्लीय तो टूथपेस्ट, और टूथ लार क्षारीय तो वो अम्लीय होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरी एक चीज और सुन लो, अगर मैंने इतना कहा है तो, जितने भी शाकाहारी जंतु हैं उन सबकी लार अम्लीय है, और जितने भी मांसाहारी जंतु हैं उन सबकी लार क्षारीय है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि आप शाकाहारी हो, कुत्ता मांसाहारी। अब हमने तो कहीं नहीं पढ़ा शेर का पीएच, शेर की लार होती है, पर खुद ही समझ गए होंगे क्षारीय होती होगी, हाँ या ना। एक कॉन्सेप्ट तो ये याद रखना कि तुम क्या हो, शाकाहारी। और दूसरी एक बात और बढ़िया सुन लेना, जो ये एक बार में मुंह टिका के पानी पी जाए, आप समझ लेना शाकाहारी है। और जो आप समझ गए होंगे जीभ से लबड़ लबड़ करके पानी पिए, समझ लेना मांसाहारी है। डिसीजन आप खुद ले लीजिएगा। अब आप देखो कुत्ता कैसे पानी पीता है, बिल्ली दूध कैसे पीती है। तो कोई तुमसे पूछ ले बिल्ली क्या है, हाँ जी मांसाहारी। क्योंकि जिस दिन ये प्रश्न आएगा ना कुत्ता क्या है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो रोटी भी तो खाओ, तो मतलब ये तो शाकाहारी नहीं, वो ये नहीं पूछ रहा, आप बोलिएगा मांसाहारी। बिल्ली फटाक से समझ गया ना, गाय शाकाहारी, भैंस पांडो भैंस है, वही बता रखा है मैंने, आप हस्बैंड ऑफ बफेलो बराबर पांडो। अब आप समझ गए होंगे कि आप क्या हो। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए होंगे। क्या हो गया मेरे दोस्त? हंस मत। सुने तो इस बात समझ गया आप लोग? इधर आओ वापस। अब मैं कह रहा हूं कि किसी का पीएच मान अगर यहां से लेकर यहां तक है, मतलब 7.1 से 14 तक, तो आप समझ जाना ये क्षारीय है, ये क्षार है। क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो, अरे बोलो। हाँ, अब इधर देखना, अगर वो पूछ ही ले, वैसे तो आगे डिटेल बहुत पढ़ेंगे, पर यही देख लो, अगर किसी का पीएच मान 7.0 है तो आप समझ लेना ये उदासीन है। इसका उदाहरण मैं यही लिख देता हूं, जल H2। क्लियर मैटर? ये सब बातें हमें कौन बता गया? ये पैमाना बता गया, पीएच पैमाना बता गया, सोरेनसन पैमाना बता गया। पहली चीज पीएच का मान, पीएच क्या है? आप बोलना हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक। पीएच पैमाना किसने बनाया था? सोरेनसन ने बनाया था। इसलिए पीएच पैमाने को, और किस पीएच पैमाने में अगर वैल्यू 6.9 से कम आती है तो अम्लीय है, 7.1 से ज्यादा आती है तो क्षारीय है, और 7 आती है तो उदासीन है। क्या बात समझ में आ जाएगी? अभी रुको, अब बात आती है किसकी? अम्ल, क्षार और लवण की। मैं इधर तो लिख रहा हूं अम्ल, इधर तो मैं लिख रहा हूं अम्ल, और मैं इधर लिख रहा हूं क्षार। बात समझना, एसिड और बेस। ध्यान देना। अब हुआ क्या दोस्तों, शुरू में ना तो अम्लों में ज्यादा दम थी, ना क्षारों में ज्यादा दम थी।
इसलिए पब्लिक क्या करती थी, चख के ही बता देती थी, स्वाद लेके बता देती थी, और खट्टा लगा, ये तो अम्ल है। इसलिए परिभाषा क्या बनी कि अम्ल, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे। क्या हो गया, कौन बोला? कुछ हो तो बोलो, जल्दी बोलो, अब इतना टाइम नहीं है। क्या? अच्छा, सार, कोई बात नहीं, अभी मुझे सार तक जाने तो दो। मैंने कहा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसका मतलब उस जमाने में क्या किया जाता था, चख के बता दिया जाता था। दूध शाकाहारी है, मांसाहारी है, तो दूध शाकाहार में आता है, ध्यान दें। अब यहां मैंने बात की कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। बात ये नहीं है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में अम्ल को चक्कर बता देते थे। वर्तमान में ऐसे अम्ल केमिस्ट्री में ढूंढे जा चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन साइनाइड। और आप अगर स्वाद बताकर उसकी प्रवृत्ति बताना चाहते हो तो आप उसका टेस्ट लोगे ना, जिसमें चल बसोगे, अगले जन्म में बताओगे अम्ल खा के मरा हूं। इसलिए याद रखना, अब ये पैमाने ज्यादा लागू नहीं होते, फिर भी याद रखना, स्वाद अम्ल में, अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते। बात करें सार स्वाद में, स्वाद में आप बोल देना कड़वे होते हैं। अब आप चाहो तो कड़वे बोल देना, आप चाहो तो खारे बोल देना, आप चाहो तो तीखे बोल देना, बात एक ही है। पर याद रखना अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्लियर? ये तो मैंने यहां तक की बात की। अब थोड़ी सी बात को और समझना। आगे मैं कह रहा हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि अम्लों का पीएच मान आप बोलना 7 से कम होता है। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, मतलब जितने भी अम्ल होंगे उनके पीएच मान 7 से कमी होंगे। ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले उस पैमाने में दिखा दी, इसलिए मैंने पहले कह दिया कि पहले ढांचा देख लो। यहां मैं लिख रहा हूं सारों का पीएच मान हम कहेंगे 7 से अधिक होता है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये तो वो परिभाषाएं होगी जो किसी जमाने में दी गई होगी। अब एक नए शब्द पर जाना चाहता हूं जो अभी हमने कहा, बात को समझना कि ज्यादातर अम्ल और क्षार को आज भी जब चेक किया जा रहा है तो किससे? लिटमस पेपर से, लिटमस पेपर से। हालांकि वर्तमान में तो मैं बता देता हूं, वर्तमान में तो एक ही लिटमस पेपर आने लग गया जो डुबोते ही डायरेक्ट ही रीडिंग बताता है 9.4। तो आप खुद समझ लेना ये क्षार है। पहले लिटमस पेपर कैसे आते थे, या ज्यादातर आज भी वही काम आते हैं, नीले लिटमस और लाल लिटमस। तब मैं कह रहा हूं इधर देखना, अम्ल नीले लिटमस, रुक जाओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा लिटमस पेपर किससे बनाते हैं? लाइकेन से। किससे? और लाइकेन का पौधा क्या है? तो जहां उगता है वहां का प्रदूषण खत्म कर देता है, वहां की सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रदूषण को पूर्ण रूपेण क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। कोई समस्या नहीं। इधर देखिए, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अब यहां आप केवल इतना सा याद रख लेना कि अम्ल नीले को लाल करते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूं अनिल।
बड़ी एक ही लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अनिल। अम्ल नीले को लाल करते हैं, अम्ल नीले को लाल करते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इधर देखें मैं क्या कह रहा हूं, क्षार लाल, क्षार लाल लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब यहां भी आप थोड़ी सी ये बात ध्यान रख लेना, क्षार लाल को नीला करते हैं, इसलिए आप लिख लेना शालिनी। क्षार लाल को नीला, रीजन क्योंकि आपके साथ समस्या दूसरी आएगी वहां परीक्षा में। वहां समस्या यूं आती, अम्ल ए लाल को नीला करते हैं, बी नीले को लाल करते हैं, दोनों ही रखता है ऑप्शन में। और अपने को ये मालूम है दो के अलावा तीन तो नहीं होता, और तो कुछ भी नहीं है, दो को तो हटा दो, 50-50 लाइफ लाइन तो मिल जाती है। अब बाकी जो 50 बचती है ना, उसमें आपके रायते फैल जाते हैं। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर से दोबारा कह रहा हूं, आपके दिमाग में आए गए 90% विचार नेगेटिव होते हैं, इसलिए ऐसे मोमेंट पे आप जो सोचते हो वो आंसर गलत होता है। तो याद रखना, अनिल शालिनी, ये तो वह परिभाषाएं हुई जो पुराने जमाने में दे दी गई। अब बात आती है, धीरे धीरे इस टॉपिक के पीछे पड़ रहे हैं वैज्ञानिक। सबसे पहले जो नाम आया वो बात सुनना, यहां से काम की बात चलती है। आरेनियस के अनुसार, आरेनियस के अनुसार ध्यान देना, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आरेनियस। अब आरेनियस ने क्या कहा वो बात थोड़ी ढंग से समझना आप लोग। यहां से इसने अम्ल की भी परिभाषा दी और इसने क्षार की भी परिभाषा दी। यहां से थोड़ा समझने का क्या करें प्रयास, थोड़ा समझना। आरेनियस ने कहा कि अम्ल जल में घुलकर, जल में घुलकर H+ आयन देते। इस बात को आप थोड़ा सा समझें कि जो अम्ल है वह क्या करेंगे, H+ आयन देंगे। अब यहां से थोड़ी सी प्रयास करना, परीक्षा के प्रश्न यहां से क्या हो रहे हैं, परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आरएनएस के ही प्रश्न आपसे क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। थोड़ा इधर देखें, H+ आयन देते हैं। अब H+ आयन देते हैं तो उदाहरण क्या क्या है, एक उदाहरण है इसका HCl, एक उदाहरण है इसका HNO3, एक उदाहरण है इसका H2SO4, एक उदाहरण है इसका CS3COOH और एक उदाहरण है इसका H2CO3। ये मैंने 5 उदाहरण क्यों दिए तो आप भी सुन लें, एनसीईआरटी ने 5 ही दे रखे हैं, इसलिए मैंने 5 ही लिख दिए यहां पर। अब आगे जब डिटेल पढ़ेंगे कभी तो हम इन सभी अम्लों के बारे में, इनके क्या भी पढ़ेंगे, उपयोग कहां कहां किए जाते हैं, वो सब बातें भी करेंगे। इसलिए नाम तो यहां भी देखो इनके, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम नाइट्रिक एसिड, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड और इसका नाम, कहां की सारी आवाजें, लाओ दिखा दो, अब बोलो, अब कहां की सारी आवाजें, इसका नाम है कार्बोनिक
एसिड। यहां बात को समझना आप लोग, ये मैंने यहाँ 5 क्या लिख दिए, अम्ल लिख दिए। अब आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप कॉपी पेन को पूर्ण रूपेण छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको गिनी चुनी 5 अभी क्रियाएं करवाऊंगा और आप घर पे जाके करोगे तो आराम से सो हो जाएगी। बस तरीका देख लेना कि करना क्या, क्योंकि मैं 5 वह करवाऊंगा जो पिछली बार की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। और आप पूरी पर प्रैक्टिस करें। वैसे तो मैं अच्छे से जानता हूं कि प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो भी इसके आंसर तुम्हें आ जाएंगे अगर बात बेजे में घुसी गई होगी। ये तो मैंने बात किसकी कही, अम्ल की। अब आर्यनीयस ने परिभाषा किसकी भी दी, क्षार जल में आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन देते हैं। ये किसके लिए कहा गया, क्षारों के लिए। इसके भी मैं 2-4 उदाहरण आपको दिखा दूं जो इसने परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा लिए। एक है NaOH, एक है KOH, ये 2 फेमस है साहब। बाकी मैं और लिख देता हूं MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस और NH4OH। इसके भी मैंने 5 क्या लिख दिए, उदाहरण लिख दिए। हालांकि एनसीईआरटी ने आपको बता दो MgOH नहीं दे रखा है, पर ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आगे अपने काम आएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेकिन मैं यहां एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपकी, ताकि आपके दिमाग में एक चीज और बढ़िया तरीके से घुस जाएगी भी थोड़ी देर बाद। इधर देखना, पहले इनके नाम देख लें। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मुझे बता दें यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो? नहीं है, नहीं है, जल्दी बोलो, नहीं होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि इसने 5 ही तो अम्ल दे रखे हैं और 4 क्षार दे रखे हैं। लेकिन यहां मैं एक चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूं, उसे थोड़ी और अच्छे से समझ लीजिएगा। ये तो मैंने बात की किसकी, अम्ल और क्षार की। लेकिन मैं एक चीज आपको यहां दिखाना चाहूंगा, उसे आप जरूर देखें ताकि आगे का कंफ्यूज यही क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। बात समझना दोस्तों, आप इधर देखो, Na की संयोजकता कितनी थी, लिखवा रखी है मैंने +1। OH की कितनी है, -1, इसलिए दोनों के बराबर हो रही है ना, इसलिए मैंने लिख दिया NaOH। दोबारा देखो, K की कितनी है, +1, और OH की कितनी है, -1, इसलिए क्या बन गया, KOH। समझ रहे हो? इधर देखो, Mg की कितनी थी, +2, और OH की कितनी होती है, -1, इसलिए मैंने क्या लगाया, 2 लगाया। आ रही बात समझ में? इधर देखो, Ca की कितनी है, +2, और OH की -1, इसलिए OH पे क्या लगाया। और देखो, NH4 की कितनी है, +1, इसलिए OH की कितनी है, -1, इसलिए ऐसे लिखा। कल से आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि यहाँ 2-2 क्यों लगा दिया, यहाँ क्यों लगाया। अच्छा, मैं यहां चाहता तो एक उदाहरण ये भी लिख देता, AlOH का होल ट्राइस, तो भी चलता। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की +3 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कर दोगे? हाँ, किसकी? अरे यार, तुम जितना सा पढ़ो ना उतना सा बोला करो यार। किसने कह दिया ज्यादा सबसे ज्यादा होती है? कहां कंफ्यूज हो रहे हो तुम? फेंक दो उस किताब को आज के बाद। क्या कौन देता है तुम्हें से ऐसी बातें? वो छोड़े आप, पहले तो ये बताइए ये किसने कह दिया आपसे, या मन में जो आए वही फेंक दो रोज के रोज। तो मन में जो चल रहा है वो बोलो, या फिर रोज रोज कोई समझा कि बेस्ट है कि आज ये प्रश्न पूछना। या मैंने लिख दी ना, L की +3 होती है, आज इससे करके चौथी 5वीं बार लिख रहा हूं कम से कम इस बात को।
तो उसको छोड़ो, आप आवर्त सारणी क्या लेने आएगी तुम्हारे पास? जब आपकी आवर्त सारणी चलेगी तो वहां तत्वों की ऑटोमेटिक आ जाएगी जो भी होगी। यहां क्या समस्या आ रही है? तो ये कहना बंद करो सर ये ऐसे नहीं वैसे होती है। पहली चीज मैंने एक बात नहीं, मैंने कई बार एक लाइन बोली, आप सामने वाले को ऐसे कैसे कह सकते हो डायरेक्टली, नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे होती नहीं। आपके तरीके बहुत, आप कहना क्या चाह रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? बस तो फिर छोड़ो ना। क्या आया फिर वही बात, जब उदाहरण में क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है? एल्यूमिनियम लिख रहा है ना। एक चीज ध्यान रखो, अच्छे बच्चे हो, सेलेक्ट भी हो गए, ये और कह देता हूं, पर ये कंफ्यूजन दिमाग क्या करेगा आगे भी। कहीं का कंफ्यूजन, लाओ इधर लाओ। और पहली बार नहीं लिख रहा साला, 10 बार लिख दिया होगा कम से कम। इधर देखो, छोड़ो, इधर आओ तुम। तो एल की कितनी है? +3 है, लिखवा रखी है मैंने पहले पेज पे। ओ एच की कितनी है? -1 है। ठीक है, अब बढ़ाओगे क्या तुम? इधर देखो, एल को कितनी बार लो? 1 बार। ओ एच को कितनी बार लो? 3 बार। ओ एच ओ एच ओ एच। तो लिखूं क्या? इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो जूते की दुकान पे तो जूते ही मिलेंगे ना यार। वहां आप जाके बोल रहे हो कचौरी क्या भाव चल रही है, तो उसे थोड़ी मालूम है। तो फिर आप इसको ऐसे कैसे गलती बोल रहे हो? मेरी बात सुनो, ये रोज की प्रॉब्लम है आपकी। भैया अगर कोई समझा कि भेज रहा हो कि आज ये फेंकना कल वो फेंकना, वो एक अलग बात है। नहीं, मैं नहीं गलत समझा, मैं सही समझ रहा हूं। नहीं करा तो छोड़ो, फिर क्लास को रोका भी मत किया करो। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, तो याद रखना एल की कितनी है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोले, नहीं होनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं कि ये भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, चाहो तो मैं फिर से कल कह रहा हूं, और आपसे तो मैंने आज पहली बार नहीं कहा, तीसरी चौथी बार कह चुका। किताब लाओ ना मेरे सामने। आज दिन तक तो किताब आई नहीं आपसे, ध्यान दे। और रोजाना मैं बार भी कह के जाता हूं आपसे, तो स्पेशल क्या कि आप किसी मैटर को लेके क्या मत हो, कंफ्यूज मत हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या हो रही है? कंफ्यूजन की। और कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है दोस्तों, कि कोई चीज जब ढंग से याद नहीं होती तो फिर हमारे आंसर इधर के उधर क्या करने लग जाते हैं, घुसने लग जाते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं संयोजकता हूं कि बाकी की बात क्यों नहीं कर रहा, मैंने थी जितनी तो आपको क्या करवा दी, लिखवा दी। अब कई जगह ऐसे आएंगे, जैसे भी बार एक बच्चे ने पूछा था, बढ़िया जवाब था कि सर जैसे कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, फिर आप कह रहे थे कि Fe+3 भी ज्यादा है, तो मैंने वहां भी बात की। मुझे इससे मतलब नहीं है, मैंने ये कहा कि एक ही तत्व की संयोजकताएं अगर 2 हैं, जैसे Fe+2 भी है +3 भी है, तो फिर ज्यादा वाले को बोलो इक और कम वाले को बोलो अस। ये बोला है मैंने, इसलिए बोला फेरिक। जबकि देखो तो सही, कॉपर में तो +1 और +2 है ना, तो फिर ज्यादा कौन मानी जाएगी? +2। मैंने कल भी कहा स्टेनस +2 और +4, तो ज्यादा कौन मानी जाएगी? अब आपको सर स्टेनस में तो आप 4 को ज्यादा मान रहे हो, जबकि कॉपर में 2 को ही ज्यादा मान रहे हो, तो नहीं, कॉपर की शर्त कॉपर पे लागू होगी। ठीक है, ये बात मैं डेली कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं हो जाने। किस बच्चे ने भी जस्ट बार भी पूछा था मेरे से ये प्रश्न, किसने पूछा था? वो देखो, वो पड़ोसी है आपका, और आपने आपके बीज उधर वो दिए होंगे, और वो समझदार निकला जो बार ही पूछे है मेरे से इस बात को। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और बोलो, उसने मेरे से स्टाइल से यूं भी पूछा था, मैंने टोका नहीं, बार आंसर देके आ गया मैं। फिर सर एल्यूमिनियम की कितनी होती है, ये भी पूछा था उसने, ध्यान दें। तो मैंने यही कहा था बार भी, आप स्पेशल तत्वों को देखिए कि बात किसकी चल रही है। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, पर कंफ्यूज मत हो। CU है ना, तो इसकी कितनी है? +1 भी है +2 भी है। Fe है तो कितनी है? +2 भी है +3 भी है। SN है तो कितनी है? +2 भी है +4 भी है। तो इधर देखो, अब जब बात आएगी ना, तो अपन कहेंगे ना ज्यादा वाली, तो ज्यादा वाली का मतलब क्या है? ज्यादा वाली का मतलब है कि इन दोनों में से ज्यादा कौन है, तो ये वाली। ज्यादा वाली का मतलब है कि इन दोनों में से ज्यादा कौन है, ये वाली। इन दोनों में से ज्यादा कौन है, ये वाली। अब आप कह रहे हो सर, ये बात मैंने कल भी बताई थी,
और शायद कल आपका फोन मेरी क्लास से ज्यादा जरूरी था, वो जो भी बुलाएं एड्रेस दे जाते, मैं तो वहां भी आ जाता। नहीं तो मैं कल भी बता चुका, वो रोज रोज एक ही बात को आप नहीं और फिर सारी क्लास को डिस्टर्ब करे तो अच्छा नहीं लगता यार। या तो बाद में पूछ लिया करो, पढ़ाया था क्या कल ही, सिंपल सी बात है। और नहीं पढ़ा था तो फिर आपको छोड़ के बाकी सबको ऐसे हरा ही क्या। अब समझ गए, समझ गए। और एक बात ध्यान रखो, जब भी बाहर जाने लगो या आने लगो ना, मैं 10 मिनट पहले आ जाता हूँ, शायद आपको याद हो। तुरंत क्या कर लिया करो, पूछ लिया करो, पूछने में कोई शर्म नहीं है। पर वहां क्लास डिस्टर्ब नहीं होती, यहाँ सारी क्लास अपन लेट आने का या नहीं आने का भुगतान सब बच्चों को करना पड़ता है, कर दोगे। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा वो सुनो, ये रहा कि ये सब तो क्या है, अम्ल, और ये सब क्या है। अब यहां से बात को और अलग तरीके से समझना। अब यहां मैं एक जबरदस्ती एक परिभाषा लिख रहा हूं, उस परिभाषा को सुनना। ये तो मैंने क्या लिख दिया, अम्ल और क्षार। अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ा देते हैं, सुनना। अब यहां से आपको दो बातें देखनी है। मैंने कहा अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि मैंने कहा क्षार जल में घुलकर OH- हाइड्रोक्सिल, क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सिल, क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सिल, क्या बोलोगे। लाओ, नहीं तो फिर 4 दिन बाद में कहोगे क्या, हाइड्रोक्सिल। क्लियर मैटर। अब यहां मेरी एक बात को और अलग से समझना। आपने कहा H+ आयन देते हैं, आप ही ने क्या कर दिया, OH- आयन देते हैं। अब मैं जो कह रहा हूं उसे देखना, और मैं कैसे लिख रहा हूं। मैंने यहां लिखा HCl, फिर जिसके नीचे लिखा मैंने HNO3, फिर इसके नीचे लिखा मैंने H2SO4, फिर इसके नीचे लिखा मैंने CH3 COOH, और इसके नीचे लिखा मैंने H2CO3। ये लिखे। मैं एक बार इन सबके पोस्टमार्टम करके दिखा देता हूं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। एक बात बताओ, ये सब क्या है, अम्ल है, और अम्ल है तो टूटेंगे तो क्या देंगे, H+ आयन देंगे, क्या देंगे, H+ आयन देंगे, क्या देंगे, H+ आयन देंगे। तो इधर देखना, ऐसे बनेगा H+ Cl-, H+ प्लस NO3-। अब इसको देखना 2H+ प्लस, इनको हटा देता हूं यहां से ताकि एक डायरेक्ट लाइन ही खींच दूं। ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, ये टूटेगा तो SO4-2। इसको देखो H+ और CH3COO-, और इसको तोड़ूंगा तो देखना H+ और टूटेगा तो HCO3-। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सभी ने H+ दिया, इसका मतलब ये सब अम्ल है। क्लियर मैटर, क्लियर मैटर। अब यहां एक लाइन और सुन ले, जो जो जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाए, आयनित हो जाए, आयनित हो जाए, पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, वह क्या कहलाते हैं, तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यहां से आएगा अपने परीक्षा का क्वेश्चन। क्योंकि मैंने एक चीज आपसे कही है, मेरी एक आदत है, गिनती तो 1 से स्टार्ट करूंगा, पर जाऊंगा वहां तक जहां तक परीक्षा का प्रश्न बन रहा हो। क्योंकि मैं डायरेक्ट वहां नहीं जा सकता, वहां जाऊंगा तो जेल में थोड़ी बारी पड़ जाएगी। क्योंकि तो में से कुछ बच्चे तो वह हैं जिनने पूरी जिंदगी आर्ट्स में निकाल दी होगी, कुछ जिन बच्चे वो हैं जिन्होंने कॉमर्स में निकाल दी होगी। साइंस जरूरी थोड़ी हर किसी बच्चे के साइंस हो, कोई डाउट नहीं आता। फिर भी मैं एक हिंट और दे देता हूं कि H+ देने का मतलब यह पूर्ण रूप से आयनित किसके साथ, जल के साथ। इसलिए ये ऐसे हो सकते हैं, ये जल और ये प्लस H+, तो ये बना क्या, H3O+।
आगे बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गलती से क्या भी दे रहा हो, H3O प्लस भी दे रहा हो, तो भी आप क्या समझना कि वह अम्ल है। इसका मतलब अम्ल क्या कर सकते हैं, H प्लस भी दे सकते हैं और H3O प्लस भी दे सकते हैं। क्लियर मैटर? अब मेरी बात को अच्छे तरीके से दोबारा ऐसे समझना, ये जो तीन ऊपर रखे ये तीनों तो है प्रबल अम्ल, या डायरेक्ट मैं यूं समझा दूं इसको तो और ज्यादा बढ़िया होगा, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करोगे तुम। ये लो, मैं नीचे से कहां जा रहा हूं, ऊपर। आप बोलना अम्लता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी, मतलब मैं ऊपर जाऊंगा तो अम्लता। तो कोई तुमसे पूछे कि सबसे ज्यादा अम्लीय, तो आप बोलना। अब मैं इस बात को थोड़ी सी और साइड में लिख जाता हूं ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ सके। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहां इधर और देख लो, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, HCl, फिर कौन लिखा, HNO3, फिर कौन लिखा, H2SO4, फिर कौन लिखा, CH3COOH, और फिर कौन लिखा, H2CO3। हाँ या ना? अब इधर देखना, ये तीन तो है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये दो हैं दुर्बल वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। क्लियर? क्योंकि सही बात है, नीचे से ऊपर जाने की अम्लता बढ़ेगी तो ऊपर ज्यादा भारी होगी। और हम कह चुके हैं कि प्रबल कौन होते हैं, जो H प्लस भी किससे क्रिया कर लेता है, H2O से क्रिया करके क्या बना देता है, H3O प्लस बना दे। कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी बोलो हाँ या ना। ये तो मैंने सारी झांकी किसकी जवाई, अम्ल की। अभी बाकी रह गई क्षार की, उन्हें भी आप देखो। अब क्षार में क्या हुआ, हमारे पास क्षार कौन कौन से थे, NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और एक NH4OH। नाम पते मैंने इनके लिख ही दिए। अब इनमें थोड़ा इधर देख लेना, इनमें ज्यादा संकट नहीं है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। टूटेंगे तो OH माइनस देंगे, लाओ मैं दिलवा देता हूं, Na प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, Mg 2 प्लस प्लस 2OH माइनस। समझ रहे हो बात को? इसको देखो, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, और इसको भी देखो NH4 प्लस OH माइनस। क्या सबने OH माइनस दिया, हाँ या ना? अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें बात ये ध्यान रखना आप लोग कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों तो हैं प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हैं दुर्बल क्षार, वीक बेस। क्लियर मैटर? क्लियर? क्या समस्या है? बताओ, तुम्हारे चक्कर में दो बच्चे और मैसेज लिखते सर गुस्सा मत हो। गुस्से वाली बात नहीं यार, एक दिन का दिन हो ना तो उस बात को करें, रोज ही वही बात हो, या फिर प्रूफ लाओ। क्योंकि अगर जिस दिन मैं ऐसे सोच लूँ ना कि मैं हर जगह ऐसे प्रश्न फेंकना शुरू करूँ, आप मानोगे नहीं, मैं किसी को धोखे धमाके नहीं पड़े, या फिर कंफ्यूज मत हो, या अगर नहीं याद रहता कोई बात नहीं, क्या कर लाओ, लिख लाओ ना। सब कुछ ही तो स्वीकार कर रखा है हमारे को, तो कोई बच्चा रजिस्टर में पर्ची देता ना, गुरु जी यो, उसको भी करते हैं हम तो, कोई बात नहीं, ठीक है, लाओ तो सही पर यार। ऐसे कंफ्यूज नहीं सर मैंने ऐसे पढ़ा था, फिर वो दूसरे दिन सर ऐसे नहीं ऐसे था, क्या तुम्हारे चक्कर में इधर तो दूध का दही बढ़िया ना। ध्यान दे, यहां तक कर दोगे? ये तो बात हुई किसकी, अम्ल और क्षार। अब चलता हूं मैं परीक्षा के प्रश्न पर, थोड़ा समझना।
अब प्रश्न क्या है वो देखें आप। मैं यहां एक लाइन लिख रहा हूं, अम्ल किससे? क्षार से। क्या करके? क्रिया करके। लवण व जल बनाते हैं, बनाते। यह क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती। अब सुनना बात को, टॉपिक का नाम क्या था? अम्ल और क्षार। टॉपिक तो वही क्या हो गया, वो खत्म हो गया। अभी तो अम्ल और क्षार की परिभाषाएं बाकी रहेगी, ब्रोस्टेड लोरी की बाकी रहेगी और लुईस की बाकी रहेगी, वहां तक चलेंगे अपन। लेकिन पहले यहां का प्रश्न देख चलते हैं, इसने कहा क्या है? इसने कहा है मेरे दोस्तों कि अम्ल किससे क्रिया करेगा? क्षार से क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। इस प्रोसेस को उदासीनीकरण कहते हैं। बात समझना। अब यहां छोड़ो, आप कॉपी पेन। अब मैं कह रहा हूं शायद इसने ये कहा कि अम्ल किससे? क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या इसने यही कहा है? जल्दी बोलो, हाँ या ना। अब आपका पूरा दिमाग क्या होना चाहिए? एक्टिवेट होना चाहिए कि यहां होगा क्या। इधर देखना, कितनी सीधी लाइन है, हर बच्चे को याद रहती। अम्ल क्षार से क्रिया करेगा और लवण और जल बनाता है। अब काम की बात इधर सुनना, कितने खतरनाक क्वेश्चन ये उठा लेता है वो देखें। आप ये तो समझ गए कि अम्ल क्षार से क्रिया करेगा। मैंने ये उदाहरण क्यों लिए वो देखे आप, क्योंकि यही उदाहरण किसमें दे रखे हैं? किताबों में। और ये जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो या तो इनमें क्षारों में से पूछ रहा है या फिर इन अम्लों में से पूछ रहा है, हाँ या ना। आप फिर से ध्यान रखना, ऊपर के तीनों अम्ल तो प्रबल हैं, नीचे के दोनों अम्ल दुर्बल हैं। इधर देख लो, ऊपर के दोनों क्षार प्रबल हैं और नीचे के दोनों दुर्बल। अब आते हैं परीक्षा के प्रश्न पर। याद रह जाएंगे, याद रह जाएंगे, निश्चिंत रहो, याद हो जाएंगे। ध्यान दें, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, गौर करना इसके क्वेश्चन पर। इसने क्या किया, स्टाइल से ये लिख दिया कि NaCl किससे बना? NaCl किससे बना? अब एक बात समझना आप लोग, अब वैसे तो NaCl कह देगा तो आप फटाक से कहीं कहीं से ढूंढ ही लाओगे, क्योंकि उदाहरण 10 ही है। पर मान लो वही पूछ लेता साधारण नमक किससे बना, तो फिर आप ये कहते सांबर झील से बना। माफ कीजिएगा, पूरी ज्योग्राफी में नहीं लिख रहा कि नमक बना कहां से, जबकि नमक एक लवण है। तभी तो आज भी नमक को क्या कहते हैं? लूण, लौण, लवण। वो बगड़ बगड़ लूण हो गया था, क्या वो लवण था? नमक। ये प्रश्न आया। अब आप खुद समझो कि यार ऐसा क्या जुगाड़ करूं कि NaCl बन जाए। तो यार एक काम करो, इस NaCl को खोल के लिखो, Na और Cl। अब कॉमन सेंस की बात है कि Na तो प्लस ही रहा होगा और Cl माइनस ही रहा होगा, तो किसको किससे जोड़ू? तो आप देखो, HCl नाम का तो अम्ल रहा होगा और NaOH नाम का क्षार रहा होगा, जब जाकर NaCl और H2O बना होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो आपको यह बताना था कि ये नमक कैसे बना, कैसे बना?
ऐसे नहीं बोलो, HCl की क्रिया NaOH से करवाई जब जाके। नहीं आई बात समझ में? अभी बात बाकी है। अब गौर करना, हमें बचपन से एक लाइन ऐसी रटा रखी है, अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। लवण जो है उदासीन होते हैं, लवण उदासीन होते हैं। मैं कहता हूं ऐसा कोई जरूरी नहीं। गौर करना मेरी भाषा पर क्या कह रहा हूं। अब इधर आओ, खोल के दिखाऊं या समझ गए? नहीं, एक को दिखा देता हूं। ये HCl था ना, तो HCl टूटा होगा तो H प्लस Cl माइनस प्लस, NaOH टूटा होगा तो Na प्लस और OH माइनस, हाँ या ना? अब जब इनकी अभी क्रिया हुई होगी तो गौर करना बात पर, इसका प्लस उसका माइनस, इसका माइनस उसका प्लस, तो ये प्लस माइनस निकल गए। तो कौन निकला? NaCl प्लस H2। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? कर लोगे घर पे जाके माथा बची? कर लेना। सुने, अब काम की बात इधर देखें। इसने तो पूछा ही क्या है कि ये NaCl क्या है, तो गौर करना क्या क्या है वो मैं बता रहा हूं। एक तो ये है नमक, एक ये है साधारण नमक। बोलो हाँ या ना? एक इसी का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और एक इसी का नाम क्या है? टेबल सॉल्ट। आजकल परीक्षा में यूं आ रहे हैं, टेबल सॉल्ट की उत्पत्ति किससे हुई? तो फर्नीचर से थोड़ी हुई है। टेबल सॉल्ट, भाई जो बड़े आदमी होते हैं ना, तो रोटी भी किस पे बैठ के खाते हैं? टेबल पे बैठ के खाते हैं। जब इन्हें मालूम है कि इस टेबल का नाम है डाइनिंग टेबल, जिस पे बैठ के डाइजेशन का काम किया जाता है, तो रोजाना ही नमक घटों को डब्बी परमानेंट रख दी, इसलिए उस डब्बी का नाम टेबल सॉल्ट। आगे बात समझ में? इधर देखो, अब मैं कह रहा हूं कि ये एक क्या है, आप बोलना ये एक लवण है। अब बात आती है कि अगर ये लवण है तो इस लवण की प्रकृति क्या होगी? इसकी प्रकृति क्या होगी? तो देखना इसकी प्रकृति कैसे ढूंढ रहे हैं अपन। HCl क्या है ना, और कुछ प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, बात समझ में आ रही है क्या? अरे ये रहा ना, ये रहा प्रबल अम्ल। नहीं, इधर देखो, ये कौन है? प्रबल क्षार। और दोनों प्रबल है ना, इसलिए इसकी प्रकृति उदासीन होगी। नहीं आई बात समझ में? पर उदासीन कब हुई? जब ये दोनों प्रबल हुए तब हुई। तो एक उदाहरण तो इसका ये वाला फेमस हुआ साहब। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? रुको, अब दूसरा उदाहरण देखना इसका। ये कह रहा है कि आपने क्या कहा कि अम्ल किससे, बोलो बोलो बोलो, क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? अब गौर करना, एक काम करें, इसको ले ले CH3COOH। आपको नहीं लिया है अभी मैंने। क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुम्हें थोड़ी बताया है सही, ये तो मैं लिखा हूं। इसकी क्रिया में करवा रहा हूं किससे? NH4OH से। तो बना क्या? CH3COONH4 प्लस H2। ठीक, इसने परीक्षा में इनमें से कुछ भी नहीं दिया, इसने तो डायरेक्ट ये दे रखा है, अमोनियम एसिटेट।
अमोनियम एसीटेट, ये दे रखा है इसका। अब आप ये बताएं कि अमोनियम एसीटेट की, अच्छा अमोनियम एसीटेट ये भी हम जानते हैं कि ये एक लवण है, हाँ या ना, क्योंकि आपने तो कहा कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो इसका मतलब ये लवण तो है। लेकिन बात आती है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। सोचो सोचो जबरदस्ती, इधर देखो, ये क्या है, दुर्बल अम्ल। दिखाऊं पलट के, दिखाऊं पलट के, ये देखो ना, ये देखो कहां गया, ये रहा, ये दुर्बल अम्ल है, हाँ या ना। इसका मतलब ज्यादा आगे निकल गया क्या, मैं नहीं आई हूं। इसका मतलब ये दुर्बल अम्ल है और ये वाला दुर्बल क्षार है, और दोनों के दोनों क्या थे, दुर्बल है ना, इसलिए इसकी प्रकृति भी उदासीन होगी। आ रही बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आ गई। दोबारा देखना, इसमें तो मैंने दोनों क्या लिए, प्रबल प्रबल, तो भी क्या आया, इसमें मैंने दोनों क्या लिए, दुर्बल दुर्बल, ये दूसरा उदाहरण, तो क्या आया, उदासीन। अब बात फिर सुन, अब मैं कह रहा हूं कि अपना टॉपिक तो वही था कि अम्ल किससे, क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, हाँ या ना, हाँ या ना। इसका कॉन्फिडेंस देखो पूछने का, इस बार इसने क्या कर लिया, ऐसा यूं बना लिया कि लवण ये बन रहा है, लवण बनाया इसने किसको, NH4 Cl + H2O, ये ज्यादा आ रहा है परीक्षा में। पहले बताओ कैसे बना होगा, इधर तो HCl लिया होगा और इधर NH4OH लिया होगा, जल्दी बोलो, हाँ या ना। एक बात बताओ, ये परीक्षा में ज्यादा क्यों आया, उसका भी कारण जानो। ये जो NH4Cl है, आप टेक्निकल के बंदे हो, इससे आपकी बहुत घनिष्ठ मुलाकात होती है, इसी का नाम है, वेरी गुड, अमोनियम क्लोराइड, बोलो हाँ या ना, क्लो, आप टेक्निकल के बंदे हो इसीलिए इसका नाम है नौसादर, और आप टेक्निकल के बंदे हो इसलिए आपको अच्छे से याद है, इसी का नाम है फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, वो टांके लगाने के काम आता है, डिब्बे में रखा रहता है, वो ये है, समझ गए। अब ये एक बात बताओ, है क्या ये, लवण, और ये पूछ रहा है कि तुम तो इसकी क्या बताओ, प्रकृति बताओ। अब इसकी प्रकृति के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये किससे बना पता लगाना पड़ेगा, तो ये क्या था, प्रबल, ये क्या है, दुर्बल क्षार। अब ये एक बात बताओ, जब प्रबल और दुर्बल दोनों हो गए तो चलेगी किसकी, प्रबल की चलेगी, तो प्रबल की चलेगी तो प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। इसलिए ये कहना बहुत गलत है कि हर लवण उदासीन होता है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्षार या अम्ल दोनों में से प्रबल, तो अगर दोनों प्रबल होते तो, दोनों दुर्बल होते तो उदासीन, लेकिन अम्ल प्रबल है तो, और क्षार प्रबल है, तो ये एक बात बताओ, ये इसका कौन सा उदाहरण हो गया, हाँ यार, जल्दी बोलो। और चौथा एक और दिखा देता हूं, हम पढ़ क्या रहे हैं कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब ये एक बात बताओ, मैंने तो क्या किया है, 4 लिए, सारा ही टाइप ले लिया, और ये भी मुझे मालूम है कि आज जिंदगी के अलावा 5 और टाइप उसने पूछा नहीं है, पर आप चाहो तो क्या कर सकते हो,
पांचों अम्लों की पांचों क्षारों से करवा लेना, और पांचों क्षारों की, तो आपके पास मोटी मोटी 25-50 क्या बन जाएगी, अभिक्रियाएं बन जाएगी, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मार्क कीजिएगा, जो बच्चे एक लाइन बोलते हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि सर नींद आती है। मैं आपसे कह रहा हूं 5 अम्ल और 5 क्षार लिख के अपने सामने बैठे बैठे अभिक्रिया बढ़ाने बैठ जाना, 1.5 घंटा होते नहीं खड़ी होगी। सुने, 1.5 घंटा निकल जाएगा, क्योंकि मैं बता दूं जहां मूड लगता है वहां नींद नहीं लगती है। नींद वहां आती है जहां मूड नहीं लगता। ये बिल्कुल कड़वा सच है दोस्तों। अगर वो कहते हैं ना कि जहां मूड लग रहा हो ना, तो 5 घंटा मैं देखता रहो, यूं लग जाओ 5 मिनट ही हो जाओगा। ये वास्ते थिएटर में देख जो 3 घंटा तक चुपचाप बैठे रहे, पेंट नहीं यूं करेगी ना, देखे छाट की काहे हो। और परीक्षा हॉल में अगर प्रश्न नहीं आ रहे हो एक भी, तो आपको पता लग जाएगा 2 घंटे निकलते कैसे हैं। 2 घंटे निकलते कैसे हैं? केवल 2 घंटे उसी बच्चे के परीक्षा हॉल में, 1 घंटा परीक्षा हॉल में उसी बच्चे का बढ़िया निकलता है जिसे कुछ आता है। जिन्हें खाए ना हो ना, तो घड़ी इतनी धीरे चलती, यूं लगता है आज तो गजब ही आसान कर दी। आप कभी देखना, रोडवेज की बस में बैठ के गांव से यहाँ आओ, आप पता है क्या होता है, अगर नींद लग गई तो फटाक से कोटा पहुंच जाओगे, और नहीं लगी ना तो तुम्हें हर जगह अखरेगी, टाइम हो गया, यहाँ रोएगी, इस तरह बातें दिमाग में आएगी। लास्ट एक और उदाहरण इसका देख लो। अब एक बार, इस बार अपने को क्या लेना है वो देखो। दुर्बल क्या लो? अम्ल। अब दुर्बल अम्ल में मर्जी हो जो लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो CH3COOH ले लो। क्षार क्या ले लो? क्षार क्या ले लो? प्रबल। प्रबल में किसको ले लो? ये लो NaOH को ले लो। इन दोनों को लिया ना, ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि परीक्षा का प्रश्न ये दोनों है ही नहीं। परीक्षा का प्रश्न तो वह है जो अब बनेगा। क्या बनेगा? CH3COONA+H2। बोलो हाँ या ना? हाँ, इधर देखो, इसका नाम देख लेते हैं। अरे वाह, सोडियम एसीटेट, जो कि एक लवण है। बात ये नहीं है कि ये एक लवण है, बात ये है कि इसकी प्रकृति। अरे वाह, अब बताओ, 4 अभिक्रियाएं, 4 क्वेश्चन मैंने पुराने क्या करवा दी, आप फटाक से बोलने लगे। तो जब घर पे जाके 25 अभिक्रियाएं लिखोगे ना, तो न तो नींद आएगी, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, जब लिखते लिखते 7-8 रफ कॉपी के पेज भर जाते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस ये भी बढ़ता है, 7 पत्ता पढ़ लिया आपने, ये भी बड़ा आजमाजू ही चीज है, इससे भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि 7-8 पत्ते भी वही लिख सकता है जिसे याद हो। जिसे याद नहीं होता, टेप टेप के लिखता है ना, उसके तो हाथ दर्द होते हैं। और जिसे याद हो ना, आप देखना, अपन कॉलेज की परीक्षा देखें, 3 घंटे में 40 पेज भरे आते हैं, तो भी हाथ में दुखते, उस दिन नहीं दुखते। घर पे लिख देना, देखे 3 घंटे में 40 पेज, वहां हो गया रखा। चलिए बोलो, ये कौन है? दुर्बल अम्ल। ये कौन है? प्रबल क्षार। तो दोनों में से चलेगी किसकी? किसकी? क्षार की। इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। तो ये लवण कौन सा लवण होगा? क्षारीय। अब बताएं कहां समस्या आई? आएगी नहीं आई? ये सारी बातें मैंने केवल आर्यनियस तो इतना सा करके छोड़ दिया। कहा गया आर्यनियस तो केवल इतनी सी बात करके छोड़ गया कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं और क्षार H-। आप देखें, इस पूरे टॉपिक में से उसने एंड में अभी आप उसका LDC का पेपर देखना, यहाँ के प्रश्न उठाया साहब उसने, ये प्रश्न उठाया उसने एक पेपर में, और एक पेपर में इसने प्रश्न उठा रखा है, कहां ज्ञानो सागर, ये वाला। रीजन, क्योंकि ये नौसादर ही तो बम है, ये नौसादर ही तो बम है, यही तो क्या करता है? ब्लास्ट।
प्रबल अम्ल की क्रिया किससे? दुर्बल क्षार से। दोनों को कांच की बोतल में रख देते हैं, कांच की बोतल को ऐसे करके यूं फंसा देते हैं, ऊपर अम्ल, ऊपर क्षार, नीचे अम्ल, ये ढक्कन आगे निकला रहता है। जो है फटाक से यूं करके देंगे, देते पहले ये वाली रोड किसको तोड़ देगी? बोतल को। बोतल को तोड़ते पहले अम्ल क्षार में मिलेगा और मिलते पहले अमोनियम क्लोराइड बनेगा, जो क्या करेगा? ब्लास्ट करेगा। ये RDX, RDX। क्लियर मैटर? तो ये मैंने आपके सामने फिलहाल तो केवल किसकी बात की है? अम्ल, क्षार, लवण की केवल आर्यनीयस की अवधारणा। अब मैंने 4 अम्ल और 4 क्षारों से क्रिया करवाई, आपको मैंने उदाहरण दे दी। आप क्या करें, मर्जियों जैसा पकड़ लेना। सबसे पहले HCl, और HCl की उधर वालों से सारे से क्या करवा देना? क्रिया करवा देना। लाओ में एक जाकी दिखा दूं, ताकि दिखाऊं क्या? देख लो इधर, देखो आप तो किसको पकड़ लेना? HCl को पकड़ लेना, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इससे क्रिया किस किस की करवा लेना? KOH से भी करवा लेना, NaOH से भी करवा लेना, और MgOH का होल ट्वाइस से भी करवा लेना, CaOH का, CaOH का होल ट्वाइस से भी करवा लेना, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी करवा लेना। सबसे ही कराओ ना। एक अम्ल सारे क्षार, फिर दूसरा अम्ल, फिर सारे क्षार, फिर तीसरा अम्ल, फिर सारे क्षार, फिर चौथा अम्ल, सारे क्षार, पांचवा अम्ल, सारे क्षार, फिर उल्टे स्टार्ट हो जाए। एक क्षार सारे अम्ल। दिन भर यही काम करो, मेरी गारंटी है जब तक मूड लगा रहेगा ना, अपने आप ही लगा रहेगा, कोई टेंशन नहीं। अब इसकी क्रिया इससे करवाओ, इससे करवाओ, इससे करवाओ, इससे करवाओ, इससे करवाओ, तो आप देखना क्या होगा। इससे करवाओगे तो सबसे पहले तो कसम खा लो कि H2O तो बनाना ही है, तो क्या बन जाएगा? KCl प्लस H2O। बन गया ना? नहीं बना? अच्छा, नहीं बने ना घर पे, तो फिर पोस्टमार्टम कर देना। कैसे? HCl टूटा तो क्या बनेगा? H प्लस Cl माइनस। अच्छा, ये तो सरकारी एक ही है, इसको तो तोड़ के रख लो ताकि हर जगह पता लग जाए, हाँ या ना? बाकी को आप अच्छे से तोड़ना जानते हो, मैंने तोड़ रखे। इसको तोड़ो, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। नहीं, और अब आगे के आप बता देना मेरे को, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कम नहीं आता है। इसका क्या बनाओ जी? MgCl2 प्लस 2H2O। इसको बैलेंस करके आगे क्या लगा देना? 2 लगा देना। आ रही बात समझ में? इसको सेम CaCl2 प्लस OH2 आगे क्या लगा देना? 2 लगा देना। नहीं आई बात समझ में? और इसके जो है NH4Cl प्लस H2। नहीं, इसमें बात समझ में? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। लाओ, फिर भी आपको लगे अरे गुरुजी कहाँ कहीं लगाना छो, या लियो। प्लस 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 प्लस, इसमें क्या लगाना था? HCl, इसमें क्या लगाना था? HCl, इसमें क्या लगा दो? 2HCl, इसमें क्या लगा दो? 2HCl, इसमें क्या लगा दो? HCl। नहीं, एक और रख लियो आप कहीं बगड़ा तो एक दोस्त ने बुरो लाग जियो, या प्लस 3 मान लियो ना। वेरी गुड। AlCl3 प्लस 3। और भी मन में आ जाए ना घर पे जाने के बाद तो कर देना, ठीक है। आज मैंने आपको ये आर्यनीयस का आम्लसार थोड़ी पढ़ाया है, आपको मैंने एक अगला टॉपिक ऐसा तैयार करवा दिया कि जब वहां जाऊंगा ना, ऑटोमेटिकली तोते की तरह उड़ोगे तुम। कैसे? यही देख लो। अब आगे क्या होगा वो यही समझना। ये सब तुम्हारे समझ में आई गया कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल, किसकी क्रिया किस किस से हो सकती है, हाँ या ना? हाँ या ना? मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, एक रेडीमेड बात याद रखना,
ये जितने भी धातु हैं, कौन, जितने भी धातु, और धातु के बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है, धातु वह है जिनकी खोपड़ी पर, इसका मतलब धातु वह है जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, हाँ या ना। क्योंकि अब खिचड़ी पकेगी 3-4 टॉपिकों की एक साथ, बात समझे। इसका मतलब जिनकी खोपड़ी पर प्लस है, ऐसे में 10-20 में लिखा है, वो सब धातु हैं। और याद रखना जितने भी धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या, जितने भी धातुओं के ऑक्साइड, क्या, ऑक्साइड होते हैं, सारे ये सारे ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या काम है, सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, बिना सोचे याद रख लेना। तो ये एक बात बताओ, सोना और चांदी दोनों क्या है, धातु, इसका मतलब इन दोनों के ऑक्साइड क्षारीय होंगे। और मनुष्य को जितनी भी बीमारियां होती है किससे होती है, एसिड से, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, धुंधा दाखड़ रही है, डकारा आ रही है, सब क्या ही है, एसिडिटी। और एसिड को खत्म करने के लिए क्या क्या क्या, क्षार खाओ, इसका मतलब किसके ऑक्साइड खाओ, धातुओं के। इसलिए हम खाते हैं च्यवनप्राश, जिस पे लिखा आता है सोने चांदी से निर्मित, इसका मतलब च्यवनप्राश में सोने और चांदी का ऑक्साइड है, और सोने और चांदी दोनों धातु हैं, और धातुओं के ऑक्साइड क्षार होते हैं। मेरे पेट में अम्ल था, इसलिए अम्ल ने क्षार से क्रिया की और उदासीन हो गया, इसलिए फायदा नहीं आई, बात समझ में। तो किसी भी धातु का ऑक्साइड पूछ ले, सारे सारे क्षारीय। आगे बात समझ में, जल्दी बोलो हाँ या ना, दोबारा सुनो। अब पुराने जमाने में गांव में देखना, सब्जी में मसालो बनाने बाजार किसे लगाओ, खर्चू में ऑयलो में जीरो पटक्यो, छाछ में दबा दियो, धुंधा क्या ये, क्या ये, आपको क्या लगता है ये था क्या, पुराने जमाने का जुगाड़े। भी एक बच्चा धीरे से बोला था इनो, कहां से इनो आ गया, दाजिस पूछो, इनो था ही नहीं उस जमाने में, क्या है। अब देखो धातु का ऑक्साइड दबा दिया ना, इसका मतलब उसमें क्षार आ गया, तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। आगे बात समझ में। अब लाइन दोबारा सुनना, फिक्स उल्टी करके फेंक रहा हूं। धातुओं के ऑक्साइड क्षार होते हैं, तो एक बात बताओ, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु बोले तो NO2, SO2, CO2, ये सब क्या है, अधातु। इन सब के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये एक बात बताओ, वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, कार्बन भी है, बारिश गिरेगी, इन सबके ऑक्साइड बनेंगे, और इन सबके ऑक्साइड अम्लीय होती है, इसलिए बरसात को अम्लीय वर्षा। नहीं आई बात समझ में, पर तभी आएगी